नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल ने फिर की लेबनान में एयर स्ट्राइक, 3 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। सूडान में पैरामिलिट्री RSF का आतंक जारी, एक और हमले में 15 लोगों ने गंवाई जान। सीरिया में विद्रोहियों ने जलाई बशर के पिता हाफिज की कब्र, 1982 में हजारों लोगों के नरसंहार का था आरोप। 29 साल तक रहे थे राष्ट्रपति, साल 2000 में हुई थी हार्ट अटैक से मौत। पाकिस्तान में सेना और आतंकियों में मुठभेड़, 1 सैनिक और 7 आतंकियों की मौत। अफगानिस्तान को लेकर नरम हुए पुतिन, रूस ने आतंकवादी सूची से हटाया तालिबान का नाम। जॉय बांग्ला अब नहीं होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। हाई कोर्ट ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लोकप्रिय जॉय बांग्ला को घोषित किया था देश का राष्ट्रीय नारा। अमेरिका ने नहीं दी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की डिटेल्स, भारत ने मांगे थे फोन नंबर, बैंक डिटेल्स। अमेरिकी पुलिस ने दिया कानून का हवाला। साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट बोले मार्शल लॉ कानूनी फैसला था। लोकतंत्र बचाने के लिए संसद में भेजे सैनिक, इमरजेंसी लगाई, ये कोई विद्रोह नहीं। ब्रिटेन में चचेरे भाई बहन की शादी बैन करने की मांग, सांसद ने कहा कि इससे बढ़ रही हैं आनुवांशिक बीमारियां। भारतवंशी सांसद इकबाल मोहम्मद ने किया विरोध। और अब आज की बड़ी खबर। सीरिया में ईरान और रूस बशर अल असद का समर्थन कर रहे थे, लेकिन एक मुस्लिम मुल्क ने ऐसी चाल चली कि इन दोनों ताकतवर मुल्कों की प्लानिंग फेल हो गई और विद्रोही समूहों ने असद के शासन का तख्ता पलट कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने सीरिया में हुए तख्ता पलट पर बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर असद सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। खामनेई ने कहा कि किसी को भी इस बात पर शक नहीं होना चाहिए कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका और इजराइल की साजिश का हिस्सा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने संबोधन में अमेरिका और इजराइल को इस साजिश का सूत्रधार बताते हुए सीरिया के एक पड़ोसी मुस्लिम मुल्क पर भी निशाना साधा है। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा है कि सीरिया के एक पड़ोसी देश ने इस मामले में मुख्य भूमिका निभाई है और वो ऐसा करना जारी रख रहा है, इसे हर कोई देख सकता है। अली खामनेई ने कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं जो किसी के लिए भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। लिहाजा उनके इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुप्रीम लीडर का इशारा सीरिया के किस पड़ोसी मुल्क की तरफ है। सीरिया की बॉर्डर रेखाओं पर नजर डालें तो इसके पड़ोस में लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और तुर्की हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इराक लगातार ईरान के संपर्क में रहा है और वो ईरान के फैसले का इंतजार भी करता रहा। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी की वजह से ये ईरान का भरोसेमंद है। सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में खुले तौर पर इजराइल का नाम लिया है। लिहाजा अब सीरिया के पड़ोस में बचते हैं जॉर्डन और तुर्की। सीरिया में 27 नवंबर से जारी घटनाक्रम को लेकर तुर्की पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन खामनेई के संबोधन के बाद शक की सुई जॉर्डन की तरफ भी घूम गई है। ऐसा क्यों है, चलिए इस पर भी बात करते हैं। दरअसल इजराइल मिडिल ईस्ट में अरब देशों के बीच इकलौता यहूदी देश है। ईरान इसके चारों तरफ अपने प्रॉक्सी खड़े करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन एक इस्लामिक मुल्क ऐसा है जिसने कभी भी ईरान के मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। अप्रैल में जब ईरान ने सीरिया में उसके दूतावास के पास हुए हमले के जवाब में इजराइल पर कार्रवाई की तो जॉर्डन सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया। ईरान की तरफ से दागे गए ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें जॉर्डन ने अपनी हवाई सीमा में ही मार गिराए थे। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, तब भी जॉर्डन ने उन्हें अपनी सीमा में ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हालांकि जॉर्डन का तर्क था कि ये मिसाइलें उसकी सीमा में गिर सकती थीं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II अमेरिका के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इजराइल की खुलकर मदद भी करते हैं।
करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाले सुन्नी बहुल अरब मुल्क जॉर्डन में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो फिलिस्तीनियों के अधिकारों की पैरवी करते हैं। जॉर्डन में सीरिया और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या लाखों में है। इराक युद्ध, सीरिया गृह युद्ध और फिलिस्तीन पर इजरायली हमले ने जॉर्डन में शरणार्थियों की संख्या वहां की मूल आबादी के लगभग बराबर बढ़ा दी है। जॉर्डन की 1 करोड़ 15 लाख आबादी में तकरीबन 35 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी और 10 लाख सीरियाई शरणार्थियों के होने का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि चर्चा यह भी है कि सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट का मास्टरमाइंड तुर्की है। तुर्की सीरिया का पड़ोसी मुल्क है और इसके साथ सीरिया की सबसे लंबी 909 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जॉर्डन की तरह तुर्की भी सुन्नी बहुल मुल्क है। देश के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दवान फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर इजराइल पर काफी हमलावर रहे हैं, लेकिन उन पर आरोप है कि गजा पर इजरायली हमले के बावजूद वो तेल अवीव के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए हुए थे। उन्होंने हाल ही में इजराइल के साथ सभी रिश्तों को खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन आरोप है कि अर्दवान सीरिया के मुद्दे पर पर्दे के पीछे से इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे थे। दरअसल तुर्की में भी करीब 32 लाख सीरियाई शरणार्थी रहते हैं, जो मुल्क के लिए एक बड़ा स्थानीय संकट बन चुके हैं। इसके अलावा सीरिया बॉर्डर पर मौजूद कुर्द लड़ाके भी उसके लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। सीरिया में तख्तापलट से इजराइल के बाद अगर किसी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है तो वो तुर्की है। अर्दवान समर्थित लड़ाके और तुर्की की सेना ने भी उत्तरी सीरिया में कुर्द विद्रोही गुटों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं मंगलवार को तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि वो सीरियाई शरणार्थियों की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी के लिए सीरिया के साथ अपनी यायला दागी सीमा को खोलने जा रहे हैं। सीरिया में सिर्फ ईरान ही फेल नहीं हुआ, बल्कि बदलते हालात को भांपने और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान की चाल को समझने में पुतिन भी चूक गए। तुर्की ने सीरिया की सीमा पर साल 2015 में 24 नवंबर को रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया था। तब तुर्की ने कहा था कि रूसी विमान ने उसके हवाई इलाके का उल्लंघन किया था। जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि तुर्की ने पीठ में छुरा भोंका है। पुतिन ने तुर्की को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी। तुर्की ने लंबे समय तक इसे लेकर रूस से माफी नहीं मांगी थी। तुर्की का कहना था कि लगातार चेतावनी के बावजूद रूसी विमान उसके हवाई इलाके का उल्लंघन कर रहा था। वहीं रूस का कहना था कि उसका विमान सीरिया के अंदर था, लेकिन तुर्की ने पूरी प्लानिंग के साथ ये उकसाऊ कदम उठाया है। फिर रूस ने जनवरी 2016 में कहा था कि तुर्की ने इसे लेकर माफी मांग ली है। ये वाकया उसी युद्ध का था जिसका अंत पिछले हफ्ते सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के खात्मे के साथ हुआ। सीरिया में तुर्की और रूस आमने सामने थे। तुर्की सीरिया में विद्रोही गुटों का समर्थन कर रहा था और रूस बशर अल असद का। आखिरकार सीरिया में तुर्की की जीत हुई और बशर अल असद को पनाह लेने के लिए रूस भागना पड़ा। तकरीबन 1.5 महीने पहले ही अर्दवान रूस गए थे और ब्रिक्स समिट में उन्होंने पुतिन से मुलाकात भी की थी। तब शायद पुतिन को मालूम नहीं था कि 1.5 महीने बाद सीरिया में तुर्की से उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि तुर्की ने रूस की पीठ में छुरा भोंका है। सीरिया में तख्तापलट के बाद सोशल मीडिया पर साल 2018 का पुतिन के इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो रूसी भाषा में है। इसमें पुतिन से सवाल पूछा गया कि क्या आप माफ कर देते हैं। जवाब में पुतिन कहते हैं कि हाँ, लेकिन सब कुछ माफी के दायरे में नहीं आता। फिर पुतिन से सवाल पूछा गया कि ऐसा क्या है जो आपके लिए माफी के लायक नहीं होता। पुतिन जवाब में कहते हैं विश्वासघात। अब रूस के विशेषज्ञों और विश्लेषकों को लग रहा है कि अर्दवान ने पुतिन के साथ विश्वासघात किया है। रूस के राजनीतिक विज्ञानी और लेखक अलेक्जेंडर दुगिन ने सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के खात्मे के बाद लिखा है, रूस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे तुर्की को नुकसान हो, लेकिन इस तरह के विश्वासघात के बाद तुर्की मुश्किल घड़ी में रूस से मदद की उम्मीद नहीं कर सकता है। समय समय पर मुश्किलें आती रहती हैं। तुर्की और रूस के बीच कई स्तरों पर संबंध रहे हैं।
तुर्की का रवैया साफ तौर से इजराइल के पक्ष में है। ये बेहद दुखद है। सीरिया में कुर्द पश्चिम के समर्थन से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेंगे। सीरिया में रूस के नहीं होने से अर्दवान ने एक अहम सहयोगी और दोस्त को खो दिया है। अर्दवान के खिलाफ तख्ता पलट को रोकने में भी हमने मदद की थी। सीरिया में अर्दवान ने रणनीतिक गलती की है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोह के बाद सत्ता का तख्ता पलट हो गया। राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर रूस में राजनीतिक पनाह लेनी पड़ी, लेकिन सीरिया से ऐसे भागना असद के लिए आसान नहीं था। इसका पूरा प्लान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सहमति के बाद रूसी एजेंटों ने तैयार किया था, जिसे बेहद खुफिया और कॉन्फिडेंशियल तरीके से अंजाम दिया गया। खबर है कि सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे से कुछ दिन पहले ही असद ने अपने परिवार के लोगों को रूस भेज दिया था, लेकिन उनको देश से निकालने के लिए रूसी एजेंटों ने बड़ी भूमिका निभाई। क्रेमलिन के सूत्रों ने खुलासा किया है कि पुतिन ने असद को बताया था कि वो जंग हारने वाले हैं और इसके बाद ही उन्हें सीरिया से बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। रूसी सरकार के एजेंटों ने असद को देश छोड़कर भागने के लिए राजी कर लिया, क्योंकि विद्रोही सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए थे। रूस को जब ये एहसास हुआ कि असद लड़ाई हारने वाले हैं, इसके बाद रूसी खुफिया एजेंटों ने नाटकीय ढंग से उन्हें भगाने की योजना बनाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को खुद व्यक्तिगत रूप से असद को बचाने की मंजूरी दी और निर्वासन में उनकी सुरक्षा की गारंटी दी। असद को देश से निकालने का जिम्मा अब पूरी तरह से रूसी एजेंटों के हाथ में था, क्योंकि उनके सैनिक विद्रोहियों के डर की वजह से पीछे हट गए और उन्होंने नागरिक कपड़े पहन लिए। रूसी खुफिया विभाग ने फिर भागने की योजना बनाई और सीरिया में अपने एयरबेस के जरिए असद को बाहर निकाला। असद को रूस की तरफ से आदेश दिया गया कि वो किसी को कुछ ना बताएं। असद को ले जाते समय ट्रैकिंग से बचने के लिए विमान का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने एक विमान दिखाया। माना जा रहा था कि इसमें असद सवार थे और वो रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क से भाग रहे थे। इस विमान को भूमध्य सागर की तरफ जाते हुए देखा गया था, लेकिन अचानक उसने एक अजीबोगरीब यू टर्न लिया और नक्शे से गायब हो गया। जब विमान इस रडार से गायब हुआ तो असद के ठिकाने और उनकी मौत के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि विद्रोहियों ने उनके विमान को मार गिराया है। उड़ान के 40 मिनट बाद सुबह 5:29 पर विमान रडार से गायब हो गया और ऊंचाई संबंधी आंकड़ों से पता चला कि विमान नीचे की तरफ जा रहा था। हालांकि जब असद के जिंदा रहने और मरने की खबरें चल रही थीं, तभी ये खबर सामने आई कि असद सुरक्षित रूप से रूस पहुंच गए हैं। बशर अल असद और उनके परिवार के देश से जाने के बाद असद वंश का आधी शताब्दी से ज्यादा समय से चला आ रहा शासन समाप्त हो गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया। इसी बीच मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। बशर अल असद ने अपने पिता हाफिज अल असद की जगह ली थी, जो 1971 से साल 2000 में अपनी मौत तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे। बशर अल असद को 17 जुलाई 2000 को सीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। वो सीरिया के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी थे। वो अरब सोशल बाथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सीरिया में पार्टी की शाखा के क्षेत्रीय सचिव हैं। असद के देश छोड़कर जाने के कुछ ही घंटों के अंदर विद्रोहियों ने दमिश्क में प्रवेश किया और लगभग 14 सालों से चल रहे सीरियाई संघर्ष में जीत का दावा कर दिया। सीरिया के पूर्व खुफिया अधिकारी ने बताया कि असद अपने परिवार के सदस्यों और 135 अरब डॉलर की संपत्ति को साथ लेकर चले गए हैं। असद को दुनिया का सबसे अमीर शरणार्थी भी करार दिया जा रहा है। सीरिया में एक के बाद एक बड़े शहरों पर विद्रोहियों के कब्जे और तेजी से बदलते हालात को देखते हुए रूस की खुफिया एजेंसियों को ये आभास हो चुका था कि अब ये जंग असद के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। लिहाजा रूस की तरफ से सही समय पर यह कदम उठाया गया। रूसियों ने असद को पीछे हटने के लिए कहा और वो भी खूनी संघर्ष से बचना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका वही हश्र होता
जो लीबिया में गद्दाफी या इराक में सद्दाम हुसैन का हुआ था, जिन्हें साल 2006 में एक मुकदमे के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। क्रेमलिन ने भी यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के लिए इसी तरह की इमरजेंसी निकासी का बंदोबस्त किया था, जो साल 2014 में रूस विरोधी विद्रोह के चलते सत्ता पर अपनी पकड़ खोने के बाद भाग निकले थे। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।